नमस्कार बच्चों। आज हम देखो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसका मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। हम देख रहे हैं जेईई मेंस 2020 के क्वेश्चन जो हमारा कब हुआ है, जनवरी में। जनवरी 10th के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखो, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, इफ एफ एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स थोड़ी ये डिटर्मिनेंट होगा, ये एक डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट है। क्लियर? आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और एबीसी में एक रिलेशन दिया हुआ है, तब आपसे पूछा है एफ ऑफ 50, मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। जब आपने एक्स की जगह क्या डाला होगा, 50 -50, तो आंसर कैसा आया होगा, वो सब चीजें हम लोग वेरीफाई करेंगे। देखो, सबसे पहले मुझे एफ एक्स एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जो वेरिएबल एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं इसे सोल्व कर डालूं, मैं इसे सोल्व कर डालूं। हिंदी वाले बात करेंगे यदि से तथा ये, तब क्या होगा। दो आपको रिलेशन दिए हुए, एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये है, आपको ऑप्शन चेक करना है सिंपली। चलो पहले मैं डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेता हूँ। जब हम इस डिटर्मिनेंट को लेके चलेंगे, आप ध्यान से अगर इसे देखें, आप इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से अगर देखें तो देखिए, ये 2 + 4 कितना हो जाने वाला है, 6, 1 + 3 कितना हो जाने वाला है, 4। देखो 2 और 4 को जोड़ा 6 हुआ। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो 0 बनेगा क्या। बीच वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे। देखो मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, रो 1 को मैं लिख रहा हूँ, तो रो 1 + रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2। इसे सोल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। मैंने ये ऑपरेशन इस पे लगाया, दिस + दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, 0 बन जाएगा। दिस + दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, 0 बन जाएगा। और इधर तो ये एबीसी वेरिएबल है, एबीसी वेरिएबल है, उधर एक रिलेशन मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, इसे सोल्व करते हैं। हमें क्या मिलेगा भाई, ये देखो, मैंने जब ये ऑपरेशन लगाया होगा मुझे क्या मिलेगा, देखो आप देखो, फर्स्ट रो को चेंज करना है, दिस + दिस कितना हो गया होगा, 2x a + b + a + c माइनस b, और ये x भी इसमें से माइनस हुआ होगा, तो ये सिर्फ आपको मिलेगा क्या, x। ये सिर्फ आपको क्या मिलेगा, x। b को 2 से मल्टीप्लाई किया, और सॉरी ये क्या हो जाएगा, वापस से देखें हम, 2x - 2x, तो ये तो a - 2b + c बनने वाला है, a - 2b + c बनने वाला है। और उसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 1। तो मैं डायरेक्टली इसे रिप्लेस करता हूँ किससे, 1 से। ये देखो डायरेक्टली 1 बना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें, 2x माइनस, ये भी 0 बन जाने वाला है, 0। इधर देखें 2x + 4 - 2x + 4, 0, ये भी 0 बनेगा। क्लियर, ये क्लियर हुआ होगा। इधर क्या आएगा, x + b x + c, x + 3 x + 4 x + 2 x + 3। ये किसका वैल्यू है, fx का। ये किसका वैल्यू है, fx का। अब अगर आप इस क्वेश्चन को क्लियरली देखते हैं तो आपको ये चीज दिख रही है क्या, a - 2b + c। ये कैसे मिली होगी, देखो a - 2b + c, इन दोनों को ऐड किया होगा, इसमें से सेकंड वाला जो होगा उसका 2 गुना माइनस होगा, तो वहीं से हमें ये ऑपरेशन दिखा है। हमें ये ऑपरेशन कहाँ से दिखा है, इस रिलेशन से। मैंने इसे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। क्लियर, अब इसे सोल्व करना है, तो मैं रो 1 के रेस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड कर दूं, क्या बनेगा, देखो fx डायरेक्टली डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा इसके रेस्पेक्ट में, बाकी तो 0। क्या बनेगा, x + 3 का स्क्वायर माइनस x + 2 x + 4। क्लियर, सोल्व करें, क्या लिखा होगा, x² + 9 + 6x। इधर देखें, -x² 4x 2x माइनस 6x 2 × 4 -8। ये क्या आया होगा क्या, क्लियर, देखो x² से x², 6x से 6x, 9 - 8 क्या आया, 1। तो मुझे जो fx का वैल्यू मिला ना, वो कैसा मिल रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, fx = 1 मिल रहा है। अब x को आप चाहे जो डालें, हमेशा इसका आंसर कैसा आने वाला है, 1 आने वाला है। ऑप्शन पे चलिए, f of 50 = 1, f of 50 = 1 कर रहा है सेटिस्फाई। आप x की जगह कुछ भी डालें, आंसर 1 ही आने वाला है। एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। बात समझ में आई आपको।
क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है तो आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखें तो आपको होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है। होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है। समघातीय रेखीय समीकरण निकाय। ये बात समझ में आ रही होगी क्या? लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस है सारी। देखो होमोजीनियस, सबका घात एक, सबका घात एक, सबका घात एक। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन हमने पढ़ा था क्या? सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा है हमने। अगर आप बात करें तो उसमें हम दो टाइप के सॉल्यूशंस की बात करते थे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तुच्छ हल, अतुच्छ हल। ट्रिवियल तुच्छ, नॉन ट्रिवियल अतुच्छ। अब देखें आप, ये दिया हुआ है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन पे बात करनी है तो निम्न में से कौन सा आपका ऑप्शन विकल्प सही है? देखो पहला दिया हुआ है कोई हल नहीं, दूसरा ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, सिर्फ तुच्छ हल होंगे, इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अनंत अतुच्छ हल, अनंत अतुच्छ हल। किसके लिए? x बराबर 2z के लिए। अनंत अतुच्छ हल किसके लिए? y बराबर 2z के लिए अनंत तुच्छ हल होंगे। x बराबर 2z के लिए अनंत अतुच्छ हल होंगे। ऑप्शन समझ में आए होंगे। अब देखो तुच्छ और अतुच्छ इस केस में कहाँ से पता लगता है? आपको डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करना होता है? डेल्टा। डेल्टा कैलकुलेट करना होता है। अगर यहाँ से डेल्टा की बात करें आप, डेल्टा क्या होता है? गुणांक सारणी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसे मैं क्या लिखूंगा? देखिए 7 3 1 6 4 -2 -2 2 -6। क्लियर? ये डिटर्मिनेंट हमें मिला। डिटर्मिनेंट सोल्व करके डायरेक्टली हमें क्या करना है? चेक करना है यदि ये किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल। यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं आप जानते हैं, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो सॉल्यूशन कैसे होंगे? क्लियर? अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो सॉल्यूशन होते हैं हमारे नॉन ट्रिवियल मतलब अतुच्छ, और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होता है तो सॉल्यूशन होते हैं ट्रिवियल मतलब तुच्छ। चलिए बात करते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है। इसे देखें अपन, डेल्टा डायरेक्टली फॉर्मूला या प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। चलो इन दोनों को एक बार के लिए हम जोड़ देते हैं, एक जगह तो 0 बन जाएगा, है ना भाई। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, रो वन प्लस रो टू, रो वन प्लस रो टू। अब आपने इसको ऐड किया होगा, ये क्या बना होगा? देखो 10 10, दो जगह 10 आया, इधर क्या बना होगा? 0, ये 10 3 4 2 1 -2 -6। क्लियर? यहाँ भी आप चाहें तो 0 बना लें। मैं क्या कर रहा हूँ? कॉलम 2 को लिख रहा हूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। क्या बना होगा? देखो कॉलम 1 तो सेम रहने वाला है, 10 3 1, ये 0, ये 1 -3 0 2 -6। क्लियर? इसके रेस्पेक्ट में खोलें, ये क्या दिखा? देखो 10 -6 प्लस 6, मतलब फाइनली डिटर्मिनेंट कैसा आया? 0 आया। डेल्टा कैसा आया? 0 आया। डेल्टा जैसे ही 0 मिला आपको पता लगा सॉल्यूशन कैसे होंगे? नॉन ट्रिवियल। सॉल्यूशन कैसे होंगे? नॉन ट्रिवियल। अगर सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होंगे, अगर सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होंगे तो हमें क्या पता लगेगा? हमें क्या पता लगेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे? ध्यान देना, मैंने वहां पे समझाया था आपको। हमारा होता था x डॉट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा x, ये पढ़ते थे क्या हम? हमारा डेल्टा क्या आया? 0, तो मैं x डॉट 0 इक्वल टू डेल्टा x लिख सकता हूँ क्या मैं? अब देखो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, डेल्टा x में d1 d2 d3 तीनों 0 है, तो डेल्टा x भी क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा x भी क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा तो x का वैल्यू क्या डाल सकते हैं? 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, x के इनफाइनाइट वैल्यूज आप डाल सकते हैं। तो मुझे ये तो पता लग गया यहाँ पे इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, अनंत अतुच्छ हल होंगे, अनंत अतुच्छ। यहाँ से मुझे पता लगा इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। क्लियर? अब हम बात करें ऑप्शन की, तो देखो नो सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल। इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल, इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल, दो ऑप्शन में हमें ये चीज दी हुई है। अब दोनों ऑप्शन को हमें वेरीफाई करना है कौन सा हमारा करेक्ट होगा। देखो मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में रिलेशन x और z में आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में रिलेशन x और z में आ रहा है। अगर आप इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे, जो आपको इक्वेशंस दी हुई है, जो समीकरण आपको क्वेश्चन में
दी गई है। आप इक्वेशंस को ध्यान से देखें, मुझे किसे हटाना है, एक्स और जेड में लाना है, तो मुझे वाई को हटाना पड़ेगा। मुझे किसको हटाना पड़ेगा, वाई को हटाना पड़ेगा। वाई को हटाने के लिए मैं क्या करूं, पहली समीकरण को ऐड करूं तीसरी में, तीसरी को किससे गुणा करें, 3 से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 + 3 इंटू इक्वेशन 3, ऐसा मैं करने जा रहा हूँ। 7 + 3x 10x 6y - 6y क्या आया होगा, 0। 6y - 6y 0 दिस, और ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से। 6 × 3 18 - 2 -20 z = 0। आप इसे सोल्व करें, क्या दिखा होगा, x = 2z, x = 2z आ रहा है, x = 2z हमें मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मुझे आंसर तो मिल चुका है, पर हमें इस ऑप्शन में भी दिया हुआ है y = 2z, मतलब मुझे रिलेशन किस में ढूंढना है, y और z में। अगर आप y और z में रिलेशन ढूंढने जाएंगे तो आपको x को हटाना है, आपको x को हटाना है। मैं x को हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन 2 माइनस थ्राइस ऑफ इक्वेशन 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, 0 आएगा x की जगह, ये तो कैंसिल हुआ हुआ है। इसको देखो मल्टीप्लाई करें किससे, 3 से, और इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 6 + 10y क्या होगा, प्लस सब्ट्रैक्ट करना है 2 18 20 z = 0। तो यहाँ से दिख रहा है y = -2z, y = -2z, और हमें दिया गया है y = 2z, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर x = 2z। बात समझ में आई होगी, फटाफट से लिखें। आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें। एडजॉइंट पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एडजॉइंट हमने पढ़ा है, सहखंडज, सहखंडज आप लोगों ने पढ़ा है। आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन में समीकरण दी हुई है बस। यदि a बराबर ऐसा है, a एक सारणिक एक आव्यूह दिया हुआ है, b बराबर एडजॉइंट a आपको दिया हुआ है तथा c बराबर 3a, तब इसका मान हमें ढूंढना है। किसका मान ढूंढना है, एडजॉइंट b अपॉन c का सारणिक, दोनों का क्या ले लेना है, सारणिक लेना है। अब मैं बात करूं एडजॉइंट b की, एडजॉइंट b की आप लिखें एडजॉइंट, पहले ऊपर और नीचे वाले दोनों वैल्यू में निकाल रहा हूं। देखो मुझे निकालना है एडजॉइंट b अपॉन ये c, यही बात करनी है। तो मैं एडजॉइंट b के लिए बात कर लेता हूँ। एडजॉइंट b, एडजॉइंट b, देखो b क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, मैं क्या लिखूं, b की जगह क्या डाल दूं, एडजॉइंट a, ये क्लियर है। अब आपको अगर याद हो, आपको अगर याद हो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, और इसका मैं ले रहा हूँ क्या, डिटर्मिनेंट, इसका मैं क्या ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। मैंने पढ़ाया था अगर ये हटेगा, अगर ये हटेगा तो पावर में क्या चला जाएगा, n-1, पावर में क्या चला जाएगा, n-1। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो अंदर वाला वैल्यू उसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a टू द पावर n-1, ये क्लियर हुआ होगा। फिर से देखो यहाँ पे वापस से ये दिख रहा है, फिर से ये हटेगा तो पावर में फिर से क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1, और एक बार और n-1 आया होगा, मतलब ये क्या बना होगा, n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई होगी कि आप लोगों को। देखो प्रॉपर्टी मैंने कौन सी यूज की है, हम जानते हैं, चूंकि एडजॉइंट a जो होता है ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है डिटर्मिनेंट की। बात क्लियर हुई होगी कि आपको ये हटेगा, अंदर जो बैठा है उसकी पावर में n-1 जाएगा, तो मैंने ये हटाया, अंदर जो बैठा था उसकी पावर में n-1, मैंने फिर से ये हटाया, अंदर जो बैठा था उसकी पावर में n-1, ये ऑलरेडी था, 2 बार आ चुका होगा, क्लियर। तो मुझे क्या मिला, इसका डिटर्मिनेंट, मतलब न्यूमरेटर पार्ट आपको मिल चुका है, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1 का स्क्वायर। n क्या होगा, a की कोटि, और वो क्या है 3, n क्या है यहाँ पे 3, where n = 9, 3, n आपको दिया गया है 3, बात क्लियर हुई होगी क्या, n आपको दिया गया है 3, तो यहाँ पे मैंने 3 डाला होगा, यहाँ पर मैंने 3 डाला होगा, मुझे ये किसके इक्वल मिल जाएगा, देखो यहाँ 3 डाले तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो डिटर्मिनेंट a टू द पावर
4 इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट a टू द पावर 4। आप a को सोल्व करेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आपको a का डिटर्मिनेंट मिलेगा, उसकी पावर 4 हम कर पाएंगे। बात क्लियर हो रही है? इसका वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इसका वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, मतलब मुझे ऊपर वाला पार्ट मिल चुका है a टू द पावर 4। अभी मुझे नीचे ढूंढना है। नीचे क्या होगा? अब डिनोमिनेटर पार्ट की बात करते हैं। c, देखो c के लिए रिलेशन देखें, मुझे c दिया हुआ है 3 a के इक्वल, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ c किसके इक्वल हो जाएगा? ट्राइस ऑफ a के इक्वल। a का ऑर्डर क्या है? a की कोटि क्या है? 3। a की कोटि 3 है, तो ये जो 3 होगा वो कितनी बार इससे बाहर आएगा? 3 बार। ये देखो ऐसा बन जाएगा क्या? 3 बार आया होगा डिटर्मिनेंट a, तो मुझे ये भी मिल चुका है, मैं इसे भी यहाँ डालूं, तो देखो 3 की घात 3 और ये डिटर्मिनेंट है। ये बात क्लियर हुई होगी। अब यहाँ से इसे उड़ा दें, क्या दिखा होगा? डिटर्मिनेंट a³ अपॉन 3³ बात क्लियर है? मतलब मुझे अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया तो मेरा तो काम हो गया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया मतलब अपना काम हो गया। डिटर्मिनेंट a ढूंढना है सिंपली हमें, तो हम डिटर्मिनेंट a ढूंढ लेते हैं। चलो ये सब तो हटा दें, सब ये काम का ही नहीं है अपने, आप लोग लिख लीजिएगा ये। चलो देखो डिटर्मिनेंट a ढूंढते हैं। a मुझे दिया हुआ था, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करें। मैं कर रहा हूँ रो 1 को रो 1 माइनस रो 3, रो 2 को भी लिख रहा हूँ रो 2 माइनस रो 3 कर दे। देखो क्या बना होगा? a क्या आ चुका होगा? डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं ना भाई, तो ये 0। रो 1 माइनस रो 3 करना है, माइनस करना है, तो 2 आया होगा, 2 माइनस 3 -1 आया होगा। क्लियर? 1 माइनस 0 आया होगा, 3 4 आया होगा, दिस माइनस दिस 1 आया होगा। क्लियर? लास्ट में 1 माइनस 1 और 3 एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस क्या आया होगा? 2 प्लस 4 6, ये आया होगा 6। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 6 आ रहा है, मैं यहाँ पे डालूं। फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो क्या बनेगा? 6³ अपॉन 3³ मतलब 2³ इंटू 3³ अपॉन 3³ कैंसिल। फाइनली आंसर 8। ऑप्शन पकड़े, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर। बात क्लियर हुई? तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए लिखे आगे क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ तो चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे, चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अगर, तो ये 3 आपको इक्वेशन दी गई है, आपसे पूछा गया है फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन चेक द करेक्ट ऑप्शन। फिर से हमें क्या करना है? दिए गए समीकरण निकाय के लिए आप सही विकल्प चुनिए। देखो पहला विकल्प इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0, अनंत हल होंगे जहां लैम्डा का मान क्या हो? 8 हो। अनंत हल जहां लैम्डा का मान 2 हो। कोई हल नहीं जहां लैम्डा 8 हो, कोई हल नहीं जहां लैम्डा 2 हो। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो मुझे बात करनी है ये समीकरण निकाय के लिए जो मेरा ऑप्शन है ना, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2 ऑप्शन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, 2 ऑप्शन में नो सॉल्यूशन है। 2 ऑप्शन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और 2 में नो सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मेरा इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन होने के लिए दोनों केस में डेल्टा कितना आता है? 0 आता है। दोनों केस में डेल्टा 0 आता है। वो पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, अनंत हलों के लिए आपकी क्या कंडीशन होती है? डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z तीनों क्या होने चाहिए? चारों क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? जो हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए। डेल्टा 0 होता है एंड एट लीड्स वन ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इज नॉन जीरो। तो चलिए दोनों में कॉमन कंडीशन क्या दिखी? डेल्टा दोनों में मुझे क्या दिखेगा? 0 दिखेगा। तो मैं पहले डेल्टा की बात कर लेता हूँ। डेल्टा को मैं कर देता हूँ 0, डेल्टा को मैं ले लेता हूँ 0। चलिए क्या डेल्टा 0 आ रहा है? पहले बात करते हैं हम यहाँ से। देखो मैंने डेल्टा लिखा, डेल्टा इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड 5, इधर आया 4 लैम्डा 6, ऐसा कुछ मिला होगा आपको। अब डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता है। इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करेंगे तो आपको दिखेगा लैम्डा प्लस 8 एंड लैम्डा माइनस 2। ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया होगा ना, ये आप सोल्व कर लीजिएगा। आसानी से आप डायरेक्टली भी खोल सकते हैं, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में खोल दें विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी। या फिर आप क्या करें, यहाँ से एक 2 हटा सकते हैं, इसमें से माइनस कर दें, एक 0 बन जाएगा, फिर खोल दें।
थोड़ा आसान हो जाएगा प्रॉपर्टी यूज करके। देखिए मैं इसमें प्रॉपर्टी कर दूं, मान लो यूज, कॉलम 2 को लिख दूं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो ये क्या बन जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा 4। क्लियर। इसे क्या बना दें 0 दिस माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 एंड 2 5 6। क्लियर हो गया। अभी क्या कर सकते हैं आप, इसमें से ये माइनस कर दे 2 से, रो 1 को मल्टीप्लाई कर ले 2 से, और उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फायदा नहीं होने वाला है ना। तो अब क्या करें, डायरेक्टली इसके रेस्पेक्ट में खोल दें, आपको जो आंसर मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा। ये आप लोग कर सकते हैं, डिटरमिनेंट हमने सोल्व करने पे क्वेश्चंस भी किए हैं और ये समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो मुझे दिखा यहाँ से डेल्टा का वैल्यू मेरा ऐसा आ रहा है। अब मैं जानता हूँ कि मेरा डेल्टा क्या होना चाहिए, डेल्टा शुड बी 0। डेल्टा यहाँ से 0 होने के लिए मुझे लैम्डा का वैल्यू है तो -8 दिख रहा है या फिर 2 दिख रहा है। ऑप्शन पे पकड़े, ऑप्शन देखें आप, लैम्डा -8 कहीं दिख रहा है क्या? लैम्डा -8 तो नहीं दिख रहा है, और लैम्डा 2 दिख रहा है। लैम्डा 2 कहाँ दिख रहा है, देखो इस ऑप्शन पे और इस ऑप्शन पे। लैम्डा 2 -8 तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके गए, दो ऑप्शन तो गए। अब इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसलिए हमें इसका बोला गया है, इसलिए हमें बोला है इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो अब देखो इनफाइनाइट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बाकी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड को भी 0 होना पड़ेगा, और इसके लिए तीनों में से कोई भी एक नॉन 0 होना चाहिए। मैं बात कर लूँ डेल्टा एक्स की, चलिए एक्स के कोफिशिएंट को हटा के क्या डाल देते हैं, कांस्टेंट टर्म 5 8 10, बाकी दो सेम आने वाली है 2 3 लैम्डा, इधर क्या मिला 2 5 6। क्लियर। ऐसा कुछ मिल रहा है मुझे, इसे मैं सोल्व करता हूँ, इसे सोल्व किया होगा, देखो क्या लिखा होगा 5 के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली मैं इसे खोल रहा हूँ ना, 6 से 18 -5 लेना, 18 -5 लेना। क्लियर। -2 के साथ क्या लिखा होगा, 8 6 42 -50। क्लियर। प्लस 2 के साथ क्या लिखा होगा, 8 लैम्डा -30, 8 लैम्डा -30। ऐसा कुछ मुझे मिला होगा क्या, ऐसा कुछ मुझे मिला होगा। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखो 18 into 5 90 90 -25 लैम्डा माइनस में ये देखो 84 -100, या फिर डायरेक्टली से क्या लिख सकते हैं -8 इंटू -2 +16, और ये देखो +16 लैम्डा -60 +16 लैम्डा -60। अब बात करें दिस माइनस दिस, 90 -60 30 30 + 16 46, और ये देखें -41 लैम्डा -41 लैम्डा। अब देखो मुझे दोनों ऑप्शन से ये तो पता था कि लैम्डा मेरा क्या है 2 है, लैम्डा को उठा के 2 डाले, लैम्डा को मैंने 2 डाला यहाँ पे। अगर मैं लैम्डा को यहाँ 2 डालता हूँ, देखो ये मिटा रहा हूँ मैं, डेल्टा आपने लिखा हुआ डेल्टा आपका ऐसा होगा, इफ लैम्डा इक्वल टू 2 देन डेल्टा एक्स कैसा आ रहा है, नॉन जीरो। डालो 46 - 82 नॉन जीरो ही आएगा, नॉन जीरो आया होगा, मतलब मुझे क्या पता लगा होगा, नो सॉल्यूशन। हमें क्या पता लगा होगा, नो सॉल्यूशन। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, हमें सिर्फ मिला व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 नो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर, बात समझ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो हमने थ्योरी पढ़ी है ना उसी पे बेस्ड कंसेप्ट है, बस आपको चीजों को सॉल्व करना है, बस आपको चीजों को सॉल्व करना है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन लैम्डा एंड म्यू क्या होगा, ये पूछा हुआ है। यदि समीकरण निकाय कैसा हो, असंगत, असंगत होगा। असंगत का मतलब हम जानते हैं कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस, मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। नो सॉल्यूशन वाले केस में हम क्या जानते हैं, डेल्टा तो 0 होगा, बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज नॉन जीरो। कैसा होना चाहिए, उनमें से कोई कम से कम कोई एक नॉन जीरो हो, कम से कम कोई एक कैसा हो, नॉन जीरो हो। आप डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, इसमें डेफिनेटली आपको 0
दिखेगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट बोला हुआ है। मुझे पता है कि मैं डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, 0 आएगा। अब आगे क्या करना है आपको, क्या करना है, क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। देखो डेल्टा एक्स निकाले हैं, डेल्टा वाई निकाले हैं, डेल्टा जेड निकाले हैं, तीनों आप निकाल लेंगे। तीनों निकालने के बाद, तीनों का वैल्यू निकालने के बाद आप ऑप्शनली ये वैल्यूज डालें, ऑप्शन से उठा के ये डालें, ये डालें, ये डालें और ये डालें। क्या करना है, कम से कम तीनों में से कम कोई एक कैसा है, नॉन जीरो है। कम से कम कोई एक कैसा है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो आते ही वही ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला ऑप्शन है, आप ट्राई करें, कर सकते हैं। तो तीनों निकाल के ऑप्शनली आपको वैल्यूज डालने कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखें। देखो आपको क्या दिया हुआ है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन, आपको ऑप्शन चेक करने हैं। यदि समीकरण निकाय के अतुच्छ हल हों, अतुच्छ, अतुच्छ, आप लोग कंडीशन जानते हैं। अतुच्छ हल के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा आपका कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं डेल्टा ले लेता हूँ। समघातीय समीकरण निकाय है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, डेल्टा में ले लेता हूँ। डेल्टा मुझे क्या दिखेगा, 2 2 2 2a 3b 4c a b c, यही डेल्टा होगा। मुझे क्या करना है, इसे 0 लेके आना है, इसे 0 लेके आना है। देखो तीनों सेम दिख रहे हैं। मैंने यहाँ से 2 बाहर लिया हो तो ये क्या बनेगा, 1 1 1 2a a 3b b 4c c। क्लियर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन इस पर लगा देता हूँ। रो 1 को लिखा रो 1 माइनस रो 3, रो 2 को लिखा रो 2 माइनस रो 3। क्लियर। चलिए क्या बनेगा, 2 बाहर बैठा हुआ है, रो 1 को लिख रहे हैं रो 1 माइनस रो 3, इसको माइनस कर रहे हैं, 0 दिस माइनस दिस, 2 कॉमन आया होगा, a माइनस 2c a माइनस c, देखो 0 क्या आया होगा, 3b माइनस 4c b माइनस c। क्लियर। लास्ट 1 4c 4 ये c। ऐसा ही कुछ दिखेगा क्या आप लोगों को, ऐसा ही कुछ हमें दिखेगा। क्लियर। अब हमें इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड किया होगा तो क्या दिखेगा, 2 बाहर बैठा हुआ होगा। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये मल्टीप्लाई दिस, क्या आ जाएगा, देखो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2a माइनस 4c मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। क्लियर। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस a माइनस c 3b माइनस 4c, ऐसा कुछ आया होगा, ऐसा कुछ हमें मिला होगा। अब हम इसे सोल्व करते हैं, अब हम इसे सोल्व करते हैं। चलिए वापस से ऊपर आ जाते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं। ये क्या दिखेगा आपको, देखें, देखें मल्टीप्लाई करें, ये 2 बाहर बैठा हुआ है, मैंने मल्टीप्लाई किया, 2ab 2ab, देखो माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 4bc और प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। क्लियर। इधर देखें, माइनस 3ab प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 4ac प्लस 4ac के बाद इधर देखें, ये देखो माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा तो 3b से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3bc माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस 4c स्क्वायर। ऐसा ही कुछ आया होगा क्या, ऐसा ही कुछ आपको मिला होगा। अब चलिए इसे हम सोल्व कर डालते हैं, इसे हम सोल्व करें, और ये किसके इक्वल बैठा है, 0 के इक्वल। हम जानते हैं डेल्टा 0 होगा। चलिए आप इसे सोल्व कर लीजिए, ए बी, ये तो ए बी क्या आया होगा, माइनस ए बी, ये 2 तो 0 के साथ चला गया होगा, माइनस ए बी। ए सी देखें, प्लस 2ac प्लस 2ac आया होगा। बी सी हम देखें, ओ सॉरी, बी सी कितना आया होगा, प्लस सॉरी माइनस बी सी, ये मुझे मिला माइनस बी सी। ये इधर आ रहा है 4c स्क्वायर प्लस आ रहा है, ये कैंसिल होना चाहिए। देखिए आप ध्यान से, ये प्लस 4c स्क्वायर, अब मैं बात करूँ माइनस माइनस प्लस, और माइनस ये माइनस 4c स्क्वायर आया होगा। देखो
ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस था इसलिए 4c² माइनस में ये कैंसिल हुआ, ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल। मतलब फाइनली आपको ऐसा कुछ मिला। इसे मैं कैसा लिख सकता हूँ, 2ac इक्वल AB प्लस BC लिख सकते हैं। इसे आप डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय ABC, ABC से डिवाइड कीजिए, ये क्या दिखेगा, 2/B इक्वल टू में 1/C प्लस 1/A, ये दिखा होगा। यहाँ से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यहाँ से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जब हम AP की बात करते हैं, जब हम AP की बात करते हैं, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ अदर टू टर्म, यही होगा। तो 1/A 1/B 1/C किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में। दिख रहा होगा आपको यहाँ से क्लियर। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करें, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मोर देन टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन, यदि समीकरण निकाय के दो से अधिक हल हैं, यदि समीकरण निकाय के दो से अधिक हल हैं, तब इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 2020 में इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी हमारे आए हैं, तो ये उसी में से एक क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा। चलिए देखते हैं, मोर देन टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन का मतलब, अब समीकरण निकाय की जब बात होती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल, नो सॉल्यूशन कोई भी हल नहीं, या अनंत हल, या अनंत हल इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही केस बनते हैं। तो दो से ज्यादा है मतलब इनफाइनाइट वाला केस है, मतलब इनफाइनाइट वाला केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस याद करें, इनफाइनाइट वाला केस याद करें तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू 0। क्या आप कर पाएंगे, आप इन चारों को 0 रख दें, चारों को 0 रखेंगे, लेमडा और म्यू का वैल्यू आपको मिल जाएगा, उसे उठा के कहाँ डाल दें, यहाँ पे डाल दें, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आप चारों को क्या कर दें, 0 कर दें। जैसे ही 0 करेंगे आपको लेमडा और म्यू दोनों के वैल्यू मिलेंगे, दोनों के वैल्यू मिलते ही आप क्या करें, यहाँ डाल दें उठा के, और इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। दूसरा मेथड, इसी को सोल्व करने का एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से उसे देखना, अब बहुत ध्यान से उसे देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता लगा कि इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना, ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट मेथड, और ये शॉर्टकट हो जाएगा थोड़ा, है ना, ऑल्टरनेट मेथड है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। इन तीनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना भाई। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होंगे तो मैं क्या करूंगा, देखो इनको एक्स वाई जेड के कितने वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि आपको, एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इससे सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू की ही तो बात कर रहे हैं, तो इनको एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट पेयर सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए मैंने ले लिया लेट जेड को, मैंने ले लिया 0, जेड को ले लिया 0, और मैं सिर्फ इक्वेशन 1 एंड 2 की बात कर रहा हूँ, 1 और 2 दोनों में मैंने जेड को क्या डाल दिया, 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 6 एंड x प्लस 2y इक्वल टू में 10 दिखा होगा, ये दिखा होगा क्या, एक बार के लिए। मेथड देखना, मैंने सिर्फ जेड को क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो मुझे ये दो इक्वेशन ऐसे मिले होंगे। क्लियर, इन दोनों को मैं सोल्व करूँ, देखो दिस माइनस दिस कर दें, ये 2 है और ये मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये a और ये b, तो b माइनस a मैं कर रहा हूँ, इक्वेशन b माइनस इक्वेशन a। देखें आप इसे सोल्व करें, दिस माइनस दिस गया, दिस माइनस दिस y और दिस माइनस दिस 4, तो y का वैल्यू क्या मिला, 4। मैं y को 4 यहाँ डालता हूँ, x मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मतलब मेरा जो एक्स वाई जेड का ऑर्डर पेयर मिला वो क्या मिला, 2 4 0। जब z 0 था तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आया, 2 4 आया। क्या ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना इसके। उन इनफाइनाइट में मैंने एक बार के लिए z को 0 मान लिया, तो मुझे एक्स वाई जेड एक्स और y के वैल्यू मिल गए। तो ये जो ऑर्डर पेयर आया ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, करेगा। अब मैं जब इसको इसमें उठा के डालता हूँ तो लेमडा और म्यू में मुझे रिलेशन मिलेगा क्या, देखो इसे उठा के यहाँ डालें, क्या मिला होगा आपको, 3 into 2 6, 4 into 2
80 गया, मतलब म्यू का वैल्यू क्या मिल गया आपको, म्यू इक्वल टू 14। म्यू का वैल्यू आ चुका है क्या, म्यू का वैल्यू आ चुका है क्या, ये बात समझ में आई होगी आपको, म्यू का वैल्यू आ चुका है। नेक्स्ट इसी प्रकार से मैं आगे क्या करता हूँ, जैसे मैंने z को 0 लिया, z को जैसे आपने 0 रखा ना, सेम y को 0 ले लेते हैं एक बार के लिए y को 0। मैं फिर से दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जो आंसर आएगा उसे थर्ड में डालूंगा फिर से, है ना भाई, क्योंकि लेमडा और म्यू मुझे थर्ड में दिख रहे हैं, लेमडा और म्यू मुझे सिर्फ थर्ड इक्वेशन में दिख रहे हैं, इसलिए मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूँ वैल्यूज निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखो y को 0 डाला हो तो x प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 3z इक्वल टू 10 करें, वही करें इसमें से ये माइनस 2z इक्वल टू 4, z इक्वल टू में 2, z जब 2 रहा होगा आप देखें x क्या आया होगा, 4 आया होगा, पॉइंट क्या हो गया 402, 402 किसे सेटिस्फाई करेगा भाई, इस इक्वेशन को डालें, क्या मिला होगा 402, 4 12 0 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू में म्यू का वैल्यू कहाँ है, म्यू का वैल्यू 14, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 2 से 2 कैंसिल, लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा 1 मिल चुका है, म्यू 14 मिल चुका है। देखें क्या आया, 14 माइनस 1, आंसर आपका क्या हो चुका है 13। इस क्वेश्चन का आंसर 13। आपको अल्टरनेट मेथड समझ में आया होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो मुझे पता था कि इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट पेरिसन सेटिस्फाई करेंगे। मैंने क्या कर लिया, एक बार के लिए जेड को 0 लिया और एक्स वाई ढूंढा, तो मैंने वो दोनों इक्वेशन में यूज किया जहां पे लेमडा और म्यू नहीं था, मुझे एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू मिला, मैंने इसे उठा के डाला, मुझे लेमडा और म्यू में एक रिलेशन आने वाला था, पर बाय द चांस मुझे क्या मिल गया, म्यू का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली मैंने y को 0 दिया एक बार, आप चाहें तो x को भी 0 रख सकते हैं, आप चाहें तो x को भी 0 रख सकते थे, जैसे मैंने z और y लिया, आप चाहें तो x को भी ले सकते थे, है ना, z को छोड़ के मैं x और y को ही 0 रख लेता, कर सकते हैं इसीलिए। क्लियर, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, लेट ए एंड बी, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स है, और 3x3 मैट्रिक्स है जिनकी कोटी आपको दी गई है 3x3, 3x3, सच दैट देखो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन, ये देखो बी आई जे लेमडा की पावर आई प्लस जे माइनस 2 इंटू ए आई जे, ये रिलेशन दिया हुआ है, और देखो क्वेश्चन में लेमडा का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में लेमडा का वैल्यू भी दिया हुआ है, मतलब मुझे सिंपली यहाँ से लिखा होगा बी आई जे इक्वल टू, में लेमडा की जगह मैं क्या डाल दूं, 3 डाल दूं, आई प्लस जे माइनस 2 और इसके साथ ए आई जे, यही लिखा होगा, ऐसा कुछ दिया है, लेमडा का वैल्यू आपको गिवन था तो मैंने डाल दिया। क्लियर, और डिटर्मिनेंट बी क्या दिया हुआ है 81, डिटर्मिनेंट बी 81 दिया हुआ है, आपसे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू पूछा गया है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ए को एक आव्यूह ले लूँ, 3x3 का एक मैट्रिक्स मान लें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा ही कुछ बना होगा, बात समझ में आई, ऐसा ही कुछ बना होगा। अब मैं बात कर लूँ किसकी, बी की, बी की बात कर लें, जो रिलेशन आपको एलिमेंट्स में दिया हुआ है, ये रिलेशन आपको ए और बी के एलिमेंट्स में दिया हुआ है। चलिए मैं बी को ले लेता हूँ, बी को आपने ऐसा मान लिया होगा B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33, ये क्लियर हुआ। अब देखो आप इस रिलेशन का यूज करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, B11 देखो, B11 आई और जे का वैल्यू 1 1 1 प्लस 1 माइनस 2 0, 3 की पावर 0, A11। क्लियर, तो मैं इससे फिल कर रहा हूँ, मैं बी को ही लिख रहा हूँ, मैं बी को ही वापस से लिख रहा हूँ, पर किसके टर्म में, इन एलिमेंट्स के टर्म्स में। चलिए B11 की जब बात की होगी क्या दिखा, 3 की पावर 0,
ए 1 1, इसकी बात करें 1 + 2 3 - 2 1 3 की पावर 1 A 1 2, इधर क्या आया होगा 1 + 3 4 4 - 2 3 की पावर 2 A 1 3। क्लियर हुई बात। इसकी बात करें 2 + 1 3 3 - 2 1 3 - 2 1 3 to the power 1 A 2 1। बात क्लियर। 2 + 2 4 4 - 2 2 3 की पावर 2 A 2 2 3 की पावर 3 A 2 3। समझ में आ रहा होगा अब तो। ये बात करें 3 + 1 4 4 - 2 2, तो 3 की पावर 2 आ जाने वाला है। यहाँ पे देखो 5 5 - 2 3 3 की पावर 3 आएगा A 3 2, इधर आएगा 3 की पावर 4 A 3 3। ये बात समझ में आई होगी कि आपको बी ऐसा मिलेगा, बी आपको ऐसा मिलेगा। अब मुझे क्या बात करनी है, देखो डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू दिया हुआ है 81। तो मैं इसे डिटर्मिनेंट अगर बना देता हूं तो यहाँ पे इसके इक्वल में क्या मैं 81 रख दूं, या फिर मैं इधर बात कर लूं कि इसका वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है भाई 81, ये क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का अगर मैं यूज करूं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का अगर मैं यूज करूं, फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं ले पाएंगे। 3 की पावर 0 मतलब 3 की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा ये तो। क्लियर। मैं इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकता, इसमें से क्या ले सकता हूँ 3 बाहर ले सकता हूँ। देखो मैंने सेकेंड रो से 3 बाहर लिया। क्लियर। और थर्ड रो से 3 स्क्वायर बार ले रहा हूँ, तो 3 एक बार यहाँ से आया होगा, 2 बार यहाँ से, 3 क्यूब बाहर आ चुका है अभी। देखो फर्स्ट रो से एज इट इज A11 3 A12 3 की पावर 2 A13, यहाँ से एक बार 3 गया तो 3 की पावर 1 चला गया A21 3 A22, यहाँ से भी एक बार गया 3 स्क्वायर A23। क्लियर। 2 बार गया, ये कितना बचा होगा यहाँ पे, यहाँ से 2 बार जा चुका है A31 3 A32 3 स्क्वायर A33। बात क्लियर हुई। ऐसा कुछ बचा होगा। अब देखो इसमें से 3 बार ले लें, यहाँ से 3 स्क्वायर बार ले लें, तो मुझे क्या मिला होगा 3 क्यूब डॉट 3 डॉट 3 स्क्वायर, ये बाहर आया होगा। और क्या मिला होगा A11 A12 A13, इधर क्या है A21 A22 A23 A31 A32 A33। बात क्लियर हुई। ये किसके इक्वल दिख रहा है, ए के इक्वल दिख रहा है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो देखो 3 टू दी पावर कितना हुआ 3 + 4 + 2 6 3 टू दी पावर 6। और डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल आया ये 3 टू दी पावर 6 डॉट डिटर्मिनेंट ए। और ये किसके इक्वल होगा भाई 81। ये किसके इक्वल है 81। 81 को आप क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4। फाइनली आपको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या दिखा होगा 1/3 स्क्वायर मीन्स 1/9। ऑप्शन पकड़े 1/9। बात क्लियर। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव। 2020 में जितने भी हमारे क्वेश्चन आए थे ना भाई, वो सब आसान थे, क्वेश्चन आसान है। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपका आसान आएगा। बस आपको क्या करना है एक एक प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से पढ़ना है, उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इक्वेशन वाला पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन वाला पार्ट। आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन इक्वेशन से आते हैं, तो इक्वेशन वाला जो लेक्चर हमने पढ़ा है उसको आप बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। अभी 2020 के हुए, कल वाले लेक्चर में हम 2019 के क्वेश्चन लेंगे। क्लियर। लिखें।